नमस्कार छात्रों, आप सबको 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में स्वागत करती हूँ। 10वीं कक्षा का आपके हिंदी पाठ्यक्रमों अनुसार पहला पाठ है कश्मीरी सेब। आपका पहला पाठ है कश्मीरी सेब और जो पहला कविता था वो मातृभूमि था। तो हमने पिछली कक्षा में देखा है कि मातृभूमि इस कविता और कवि का परिचय और उसके प्रश्न और उत्तर। तो आज के कक्षा में हम देखेंगे, आज के कक्षा में आपका पहला पाठ है कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब यह शीर्षिका प्रेमचंद इस पाठ में अपना अनुभव आप सबको दिया है। तो हम कश्मीरी सेब इस पाठ के लेखक के बारे में आज देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपको कविता के कवि और पाठ के लेखक का परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पाठ के लेखक प्रेमचंद है। आपको यह प्रश्न पड़ सकता है 1 अंक के लिए, कश्मीरी सेब इस पाठ के लेखक कौन है? कश्मीरी सेब इस पाठ के लेखक कौन है? 1 अंक के लिए प्रश्न पड़ सकता है विद्यार्थियों। कश्मीरी सेब इस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। तो 1 अंक के लिए यह प्रश्न आपको जरूर पड़ता है और यह भी आपको ध्यान देना जरूरी है। आपके अनुक्रमणिका के अनुसार आपको दिया गया है कि कौन सा कविता है, कवि कौन है और जो कौन सा पाठ है उस पाठ, यह पाठ कहानी है या यात्रा वृत्तांत है या निबंध है। तो अनुरूपता में एक प्रश्न के लिए यह भी पड़ सकता है कि यह कश्मीरी सेब क्या है? तो कश्मीरी सेब यह एक कहानी है। प्रेमचंद अपनी रचनाओं में इस कहानी को भी यहाँ पर लिखे हैं। तो कश्मीरी सेब यह पाठ में यह क्या है? एक कहानी है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। कश्मीरी सेब कहानी है। अनुरूपता में यह भी पढ़ सकता है कि मातृभूमि कविता कश्मीरी सेब डैश। तो कश्मीरी सेब यह क्या है? कहानी है। कश्मीरी सेब इस पाठ के लेखक प्रेमचंद है। तो अब देखेंगे प्रेमचंद जी का परिचय। लेखक परिचय जानना हमको बहुत जरूरी है। तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म, प्रेमचंद जी का जन्म जुलाई 31 को 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको 1 अंक के लिए यह प्रश्न पड़ सकता है कि प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो ध्यान दीजिए, प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। यह प्रश्न आपको 1 अंक के लिए जरूर परीक्षा में आ सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। प्रेमचंद जी का वास्तव में जो निज में इनका नाम है वह धनपत राय है। और धनपत राय या प्रेमचंद जी मातृ प्रेम से वंचित थे। जब ये छोटे थे तो इनकी माँ गुजर गए थे, तो ये प्रेमचंद जी इनकी मातृ प्रेम से बहुत वंचित थे और यह अपनी गरीबी जीवन में ही अपना शिक्षण आगे बढ़ाया। इनका जो जीवन था यह बहुत गरीबी था। इनका जो परिस्थिति था यह गरीब परिस्थिति था, तो इसमें ही इन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ सके, सिर्फ मैट्रिकुलेशन तक ही इन्होंने पढ़ाई की थी। विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी मातृ प्रेम से वंचित थे और इनका जो
जीवन था ये गरीबी में ही बीता था, इसीलिए इन्होंने ज़्यादा पढ़ नहीं सके, यह मैट्रिक तक ही पढ़ सके। हम मैट्रिक आज एसएसएलसी कहते हैं, पहले जो कहते थे एसएसएलसी को यह मैट्रिक कहते थे। जो अब एसएसएलसी, पहले के लोग इसे मैट्रिकुलेशन भी कहते थे। तो इन्होंने सिर्फ एसएसएलसी तक ही अपनी पढ़ाई की थी और इनका बहुत गरीब हाल में ही इनका जीवन बीता था, इसीलिए इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। अपने छोटे से उम्र में ही इन्होंने रचनाएं लिखना शुरू किया था। तो इनकी प्रमुख रचनाएं पर ध्यान देना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदन, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि और आदि। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं लिखिए। 1 से 2 अंक आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ प्रमुख रचनाएं लिखिए, तो इनके आप 2 या 4 प्रमुख रचनाएं याद रखिए। इनके प्रमुख रचनाएं हैं गोदन, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी प्रमुख कहानियां भी है बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, यह इनकी प्रमुख कहानियां हैं। आप एसएसएलसी के बाद पीयूसी में जाएंगे तो आपको हिंदी में पहला पाठ आएगा बड़े घर की बेटी। यह भी इनकी क्या है, प्रमुख एक कहानी है। वैसे ही पंच परमेश्वर और नमक का दरोगा, यह इनकी प्रमुख कहानियां हैं। यहाँ पर प्रमुख रचनाएं देखे गए तो गोदन, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, यह इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और इनकी कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है। यह भी आपको प्रश्न आएगा कि प्रेमचंद जी की कहानियां किससे संकलित है, तो प्रेमचंद जी की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है। आपको यह प्रश्न भी 1 अंक के लिए दिया जाएगा, तो याद रखिए बच्चों, प्रेमचंद्र जी की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है। यह जो है इनका लेखक परिचय है। इतना आप क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। जब हम एक कविता देखते हैं तो कवि परिचय हमको याद रखना या कवि परिचय देखना जरूरी है। वैसे ही जब हम पाठ पे आते हैं तो जिन कहानियां या निबंध या लोक कथा या आपको जो कुछ भी कहानियां आएंगे तो उसमें लेखक जरूर आते हैं। तो इस कश्मीरी सेब के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इतना आपको लेखक परिचय याद रखना जरूरी है। मैं और एक बार बोलना चाहूंगी, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। याद रखिए, इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और ये मातृ प्रेम से वंचित थे। जब ये छोटे थे तो इनकी माँ गुजर गए थे, तो प्रेमचंद्र जी अपनी मातृ प्रेम से वंचित थे और इनका जो जीवन था यह बहुत गरीबी में बीता था। इसीलिए ये ज़्यादा पढ़ नहीं सके, ये सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ सके। फिर इनकी जो प्रमुख रचना है ये गोदन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि आदि हैं। और इनकी प्रमुख जो कहानियां हैं वे हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा। जो इतना है यह इनका लेखक परिचय है। अंत में आपको यह भी प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक के लिए, प्रेमचंद्र जी की कहानियां किससे संकलित है, तो यह बहुत महत्व है।
प्रेमचंद्र जी की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है। यह इनका लेखक ಪರಿಚಯ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ SSLCಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಠ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್। ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಅಂತ ಇದೆ। ಇದರ ಲೇಖಕರು ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ। ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು, ಒಂದು ಪಾಠ ಅದರ ಲೇಖಕರು ಅವರ ಪರಿಚಯ ನೋಡುವುದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಅವರ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ। ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಅವರ ಜನನ ನಿಮಗೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಅವರ ಜನನ 31 ಜುಲೈ 1881ರಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿ ಸಮೀಪದ ಲಮ್ಹಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನವಾಯಿತು। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ। ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಅವರ ಜನನ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು? ಇವರ ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ಇವರ ಜನನ 31 ಜುಲೈ 1881ರಲ್ಲಿ ವಾರಾಣಸಿ ಸಮೀಪದ ಲಮ್ಹಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನವಾಯಿತು। ಇವರ ವಾಸ್ತವ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಇವರ ವಾಸ್ತವ ಹೆಸರು ಏನು? ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಇವರ ವಾಸ್ತವ ಹೆಸರು ಧನ್ಪತ್ ರಾಯ್। ಹಾಗೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು। ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು। ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇವರು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಬಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೀವನ ಸಾಗಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ। ಇವರು ಕೇವಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತನಕ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತದನಂತರ ಇವರು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು। ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೊದಲಿನ ಜನರು SSLCಯನ್ನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು। ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ SSLC 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಇನ್ನು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು 1 ರಿಂದ 2 ಅಂಕಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ। ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಗೋಧನ್, ಸೇವಾ ಸದನ್, ಗಬನ್, ನಿರ್ಮಲಾ, ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ। ಹಾಗೂ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಳು, ಇವರು ಬರೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಳು ನಮಕ್ ಕಾ ದರೋಗಾ, ಬಡೇ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ, ಪಂಚ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಳಾಗಿವೆ। ಹಾಗೂ ಇವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂಕಲಿತಗೊಂಡಿದೆ। ಇವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಂಕಲನಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಇದು ಈ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಅವರ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ 1 ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ SSLCಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ। ಅವರ ಜನನ, ಅವರ ವಾಸ್ತವ ಹೆಸರು, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಳು ಇವು ಇವರ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ। विद्यार्थियों, अब हम कश्मीरी सेब के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद्र जी इस पाठ में अपने अनुभवों को यहाँ पर हमें बताया है। जो कुछ भी इनको अपने जीवन में अनुभव हुआ है उसी को इन्होंने कहानी के रूप में यहाँ पर लिखे हैं। वही आपका पहला पाठ है, कश्मीरी सेब। जब हम शीर्षिका देखते हैं तो यह जानते हैं कि क्या है यह कश्मीरी सेब। तो हम सेब कहाँ से लाते हैं? हम सेब कश्मीर से ज़्यादा हमें सुनने मिलता है कि सेब कश्मीर से ही आते हैं और वहाँ पर ज़्यादा उगाते हैं। तो इस शीर्षिका को देख को हम यह कहते हैं कि क्या है यह कश्मीरी सेब। तो लेखक अपने अनुभवों को इस पाठकों को में दिया गया है और इस पाठ के मुखांतर अपना अनुभव हमें बताया है और यह भी हमें सचेत किया है कि खरीदारी करते समय सावधानी बरते। खरीदारी करते समय यहाँ पर इस पाठ का आशय यह है कि खरीदारी करते समय हमें सावधानी ज़रूर बरतना चाहिए, नहीं तो धोखा खाने की संभव है। जब भी हम बाजार में जाते हैं तो हम कुछ चीज़ खरीद करते हैं तो हम सावधानी से
खरीदारी करना चाहिए। अगर हम सावधानी नहीं किए तो धोखा जरूर खाते हैं। यही हम सबको यहाँ पर प्रेमचंद्र जी ने सचेत किया है। तो यह है इस पाठ का आशय। आपको यह भी प्रश्न पड़ सकता है कि यहाँ इस पाठ में हमें प्रेमचंद्र जी क्या बताए हैं या इस पाठ का आशय क्या है। तो इस पाठ का आशय यह है कि जब हम बाजार में जाते हैं तो कोई चीज खरीद करते हैं तो खरीदारी करते समय हमें सावधान बरतना चाहिए, नहीं तो हमें धोखा खाने की संभव है। जब भी हम कुछ भी चीज लेने जाते हैं तो जाकर दुकानदार को यह चीज दो, यह नहीं करना चाहिए। हम जाकर कोई भी चीज लेते हैं तो उसे सावधानी से लेना चाहिए, पूछताछ करके लेना चाहिए और एक बार उसे जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर लेखक जी जब बाजार में गए थे तो उनकी नजर सेब पर गिरी, उनकी नजर एक कश्मीरी सेब पर गिरी। तो उन्होंने यह सोचा कि यह सेब बहुत रंगदार है, यह सेब बहुत गुलाबी है। तो उन्होंने सोचने लगे कि आजकल के शिक्षित समाज में प्रोटीन और विटामिन की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। आज जो शिक्षित समाज है, इस शिक्षित समाज में लोग कुछ खाते हैं तो यह चीज प्रोटीन के लिए है, यह चीज विटामिन के लिए है, यह सोचकर ही क्या करते हैं, चीजों को खाते हैं। पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले गरीबों का जो सेब था वह टोमेटो था, गरीबों का सेब टोमेटो था। लेकिन आजकल के शिक्षित लोग, शिक्षित समाज में यह प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने लगे हैं कि विटामिन और प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो हमारा सेहत भी बनाए रख सकते हैं और हम भी तंदुरुस्ती से रह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद्र जी कश्मीरी सेब देखे तो उनकी नजर उस कश्मीरी सेब पर गिरी। तो इन्होंने सोचने लगे कि सेब बहुत रंगदार और गुलाबी सेब है। तो इन्होंने चौक में जाकर खड़े हुए तो इनकी नजर कश्मीरी सेब पर गिरी। तब इन्होंने यह सोचने लगे कि मैं भी सेब को लेता हूँ, मैं भी सेब को खरीद करता हूँ, यह सोचने लगे। फिर इसके बाद यह भी सोचने लगे कि पहले तो प्रोटीन विटामिन के बारे में नहीं सोचते थे। पहले गरीब लोग टमाटो गाजर ही खाते थे और उसमें ही प्रोटीन विटामिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लेते थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फलों को खाते हैं। इसीलिए इन्होंने यह सोचा कि मैं भी इस कश्मीरी सेब को लेता हूँ। तो इन्होंने जाकर वहां पर खड़े हुए और उस दुकानदार को पूछने लगे कि यह सेब अच्छे हैं क्या। तो उस दुकानदार ने कहने लगा, साहब बहुत अच्छे सेब आए हैं, खास करके कश्मीर से आए हैं और बहुत रंगदार है, आप खाए तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा उस दुकानदार ने लेखक जी को कहने लगा। ये तो सभी दुकानदारों का काम ही होता है। हम बाजार में गए तो लोग हमें हर चीज पे एक एक बोलते हैं, यह खा लीजिए, यह बहुत अच्छा है, यह कश्मीर से आया है या यह दूसरे गांव से लाए हैं, यह खाओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, आप एक बार खरीद कर तो देखिए या एक बार खा कर तो देखिए। ऐसा करना तो सभी बाजार में बैठे लोगों का काम रहता है, उनका तो वही काम रहता है। तो वह बोलते हैं और हमें भी खरीद करना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर खरीदी करना चाहिए। ऐसे ही किसी लोग पर अंधविश्वास कर हमें कोई भी चीज घर उठाकर लाना नहीं चाहिए। जब हम खरीदारी करते हैं तो देख कर, मोल दाम पूछ कर, उसे एक बार देखकर ही खरीदी करना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक जी ने यह काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर अंधविश्वास कर कश्मीरी सेब खरीदी किए और वह उस दुकानदार को मोल दाम पूछे और उसे बताया कि अर्धा सेर क्या कीजिए, सेब दीजिए। तो दुकानदार ने खुश होकर कहा, ठीक है साहब, अभी दूंगा। तो उसने तराजू लिया और उस सेब को तोलकर
लेखक जी को दिए। तो लेखक जी ने उस दुकानदार के ऊपर अंधविश्वास कर कर अपना जेब से रुमाल काटकर उस दुकानदार के सामने रखा और कहने लगे इस रुमाल में बांध कर दो। तो लेखक जी ने यहाँ पर दुकानदार के ऊपर अंधविश्वास कर कर उस सेब को ठीक तरह से नहीं देखा। वह सेब जो आगे रखा था वह सेब दुकानदार को नहीं दिया। अंदर से अपने दुकान के अंदर से जाकर सेब लेकर तराजू में रखकर तोलकर लेखक जी के रुमाल में रखकर उसने लिफाफे में डालकर उस सेबों को दिया। तो लेखक जी वैसे ही उस सेब को उठाकर लाए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಈ ಸೇಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್, ನಾವೇನಂತೇವಿ ಆ್ಯಪಲ್. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಳಕಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಳಕ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ. ಹೀಗೆ ಲೇಖಕರು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೇಬ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಿನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್, ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಿಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ತಿಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿದೇ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಪಲ್, ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋದ್ಕೂಳೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎ ಡೇ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವೇ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವರ್ಬ್ ಗಾದೆ ಮಾತು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎ ಡೇ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೇ. ಈ ಒಂದು ಏನೈತಿ ಗಾದೆ ಮಾತೈತಿ. ಗಾದೆ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದಿನಾಲೂ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ದೂರವಿರಿ. ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳುವ ಸಲಹೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ರಿ, ಹಣ್ಣು ತಿನ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್, ಒಂದು ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸೇಬ್ ತಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸೇಬ್ ತಿಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡಿತೈತೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸೇಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಾಲೂ ಸೇಬ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೂರವಿರ್ಬೋದು. ಈ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ತಲೆ ಒಳಗ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಚೌಕ್ನ್ಯಾಗ ಹೋದ್ರು, ಚೌಕ್ ಅಂದ್ರೇನ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಾವು ಏನಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸಂತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೌಕ್ ಅಂತೇವೆ. ಆ ಸಂತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಬ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಮಾಜ ಒಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಬಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಸೇಬ್ ತಿನ್ನೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಾರ. ಏನು ಮನ್ಯಾಗ ಒಯ್ತಾರಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಸೇಬ್ ಒಯ್ತಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಬ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರು. ಮತ್ತೇನು ಅವ್ರ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿನ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಸೇಬೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಡವ್ರ ಜನರಿಗೆ ದಿನಾಲೂ ಸೇಬ್ ಒಯ್ದ ಮನ್ಯಾಗ ತಿನ್ನುವಷ್ಟ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ತಿಂತಾರೆ. ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಒಳಗೂ ವಿಟಮಿನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರ. ಆದರೂ ಅವ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬನ್ನು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಒಯ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾಳೆ ನಾ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಸೇಬ್ಗಳ
ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಿಂತರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವ್ ಕೇಳಿರ. ಅವಾಗ ಅಂಗಡಿಯವ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೈರಿ ಸರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬ್ ಅದಾವು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಸೇವಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ತರ್ಸೇವಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಏನದಾವು ಅಂದ್ರೆ ತಾಜಾ ಸೇಬ್ ಅದಾವು, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ತಿಂದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಆನಂದವಾಗ್ತೈತಿ, ಸಂತೋಷವಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನಂದ್ರು, ಕೊಡಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಸೇರ ಸೇಬ್ ಕೊಡು. ಮೊದಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಸೇರದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಿಲೋ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೊಡು, 1 ಕಿಲೋ ಕೊಡು ಅಂತೇವೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸೇರ್ ಅಂತಂತಿರು. ಸೇರ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸೇರ ಸೇಬ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಗಡಿಯವ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಸೇಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು ನೋಡ್ಯಾರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ. ಅವಾಗ ಅವ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋದ, ಅರ್ಧ ಸೇರ್ ಸೇಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ, ಲೇಖಕರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಕ್ಕಡಿ ಒಳಗಿಟ್ಟ, ಅರ್ಧ ಸೇರ್ ಸೇಬ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವನ ಕಡೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸೇಬನ್ನು ಈ ಹಿಡಿಪ ನನ್ನ ರುಮಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೈವಸ್ತ್ರ ಅವ್ನ ಮುಂದಿಟ್ರು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೈವಸ್ತ್ರೊಳಗೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮನಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದ ನೋಡೋಣ. फिर उन्होंने उस रुमाल में सेब डालकर अपने घर में लाकर जइयों के तइयों वैसे ही अपने घर के मेज पर रख दिया. लेखक जी जैसे रुमाल में बांध कर लाए थे वैसे ही रुमाल लाकर शाम में अपने घर में रखे और यह भी सोचने लगे कि अब तो सेब खाने का कोई कायदा नहीं है, किधर भी ऐसा कायदा नहीं है कि अब सेब खाऊं. तो इन्होंने सोचने लगे कि कल सुबह में मैं उठकर नाश्ता में यह सेब खाऊंगा. यह सोचकर उन्होंने उस सेब को वहीं पर रख दिया और खाना खाकर सो गए. तो दूसरे दिन उन्होंने यह सोचने लगे कि आज मैं नाश्ता में सेब ही खाता हूँ. दूसरे दिन क्या सोचने लगे, आज मैं नाश्ता में सेब खाता हूँ. यह सोचकर उन्होंने दूसरे दिन नाश्ता में सेब खाने के लिए एक सेब अपने रुमाल से निकालकर अपने आगे रख दिया. अपना सेब निकालकर आगे रख दिया और अब मैं यही नाश्ता करूँगा, यह सोचने लगे. विद्यार्थियों, इतना जो था यह आपका पाठ कश्मीरी सेब का पहले पुट का जो है वही मैंने आपको अभी बताया है. तो यहाँ पर लेखक जी चौंक हो गए. फिर उन्होंने सेब देखा, फिर यह सोचा कि गरीब लोगों की खाने की चीज़ तो यह नहीं है, गरीब लोगों की तो टोमेटो और गाजर ही विटामिन और प्रोटीन के लिए ठीक है. तो आज के समाज में यह प्रवृत्ति लोगों में बड़ी है कि जिसमें प्रोटीन और विटामिन है वही खाते हैं. यह सोचकर उन्होंने दुकान को गए, दुकान में जाकर आधा सेर सेब लाए. फिर उस सेब को उन्होंने जइयों के तइयों अपने घर में लाकर रखा. फिर यह सोचने लगे कि रात में कोई कायदा तो नहीं है सेब खाने का, फिर मैंने दूसरे दिन यह नाश्ता के लिए खाता हूँ. यह सोचकर उन्होंने दूसरे दिन उठकर मैं आज नाश्ता में सेब खाऊंगा, यह सोचकर उस सेब को आगे निकाला. इसका जो आगे का भाग है मैं आपको अगले कक्षा में बताऊंगी. तो आज मैं जितना बताई हूँ प्रेमचंद जी का लेखक परिचय और जो कश्मीरी सेब के बारे में और इस पाठ का आशय है, इन प्रेमचंद्र जी पाठकों को मतलब हमने सचेत किया है कि खरीदारी करते समय सावधानी बरते, नहीं तो धोखा खाने की संभव है. यह और लेखक जी कहाँ पर गए और उनको क्या नजर आया, फिर उन्होंने सेब के बारे में क्या सोचा, फिर उन्होंने गरीबी सेब को यहाँ पर किस चीज़ में बताया है, फिर उन्होंने दुकानदार को जाकर क्या पूछा, फिर उन्होंने कितने सेब खरीद कर लिए, फिर वो घर आकर पहुँचे. जो ये इतना है, इतना आप पढ़ लीजिए. आपको
अगली कक्षा में मैं बताऊंगी कि प्रेमचंद्र जी सेब खाए या नहीं, उनको धोखा मिला या नहीं, यह मैं आपको अगले कक्षा में बताऊंगी। तो आपको सिर्फ इतना गृह कार्य के लिए करना है, इस पाठ के लेखक परिचय को आपको 2 बार लिखना है, 2 बार पढ़ना है और उसमें से 5 प्रश्न 1 अंक के लिए निकाल कर लिखना है। तो यह है आज के कक्षा का गृह कार्य। मैं आपको अगली कक्षा में जरूर बताऊंगी कि प्रेमचंद्र जी ने सेब के बारे में क्या कहा है और उनकी हालत कैसी हुई है। धन्यवाद।